किसी भी भारतीय कस्बे में घूमो तो आपको शाकाहारी और मांसाहारी खाने की जबरदस्त मिलावट दिखेगी। लेकिन सवाल यह है, कुछ हिंदू मांस को इतना बड़ा पाप क्यों मानते हैं, जबकि दूसरों के लिए वही मांस प्रसाद या भगवान को चढ़ावा बन जाता है? इसका जवाब छुपा है हिंदू धर्म के दिल में, जो सदियों की इतिहास, जाति और स्थानीय रिवाजों से बना है। हिंदू धर्म बाकी वैश्विक धर्मों की तरह अपने अनुयायियों पर कोई एक खानपान का नियम नहीं थोपता। यहाँ तो विविधता में ही आनंद है। कुछ घरों में प्याज लहसुन तक निषिद्ध है, तो कहीं कहीं बकरे, मछली या भैंस का मांस भी भगवान को चढ़ाया जाता है। ये सुनने में उल्टा पुल्टा लगे, लेकिन यही भारत की परतदार समाज है। हर समुदाय का अपना किस्सा, याद और भोजन से जुड़ा रिवाज है। किसी के लिए शाकाहारी होना पवित्रता का मार्ग है, तो किसी के लिए मांस पूजा या उत्सव का जरूरी हिस्सा। ये मान्यताएं व्यक्तिगत ही नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं रंग बिरंगे अंतर को खोजेंगे। देखेंगे कि राज्य, जाति और परंपरा कैसे तय करती है कि हिंदू थाली में क्या आएगा और क्या नहीं। चलो सबसे पहले उत्तर भारत चलते हैं। यहाँ की गलियों में आपको हर कोने पर अलग अलग खुशबू और स्वाद मिलेंगे, और हर घर की अपनी एक अनोखी भोजन कथा है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहुत से हिंदू घर, खासकर ब्राह्मण और वैष्णव, मांसाहार से पूरी तरह दूर रहते हैं। इनके यहाँ पीढ़ियों से शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है, और त्योहारों या खास मौकों पर भी सिर्फ शाकाहारी थाली ही सजती है। लेकिन बगल वाले पंजाब में सिख और कई हिंदू चिकन मटन खूब खाते हैं, खासकर त्योहारों पर। यहाँ लंगर में भले ही शाकाहारी भोजन मिले, लेकिन घरों में मांसाहार का स्वाद हर जश्न का हिस्सा है। कश्मीर में तो और भी ट्विस्ट है। कश्मीरी पंडित जो ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ भी सदियों से खास मौकों पर मटन व्यंजन बनते हैं। यहाँ मटन सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। अब पूर्व की तरफ बढ़ो। बंगाल और असम में तो मछली सिर्फ भोजन नहीं, जीवन है। यहाँ हर घर में मछली की कोई न कोई डिश रोज बनती है, और मछली के बिना भोजन अधूरा माना जाता है। बंगाली, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी मछली को जल तीर्थ यानी पवित्र जल का चढ़ावा मानते हैं। पूजा पाठ में भी मछली का खास महत्व है और इसे शुभ माना जाता है। असम में बकरा और बतख का मांस भी सामुदायिक आयोजन और भगवान को चढ़ावे में चलता है, खासकर बिहू और स्थानीय त्योहारों में। यहाँ त्योहारों की रौनक ही इन खास व्यंजनों से बढ़ती है। दक्षिण में तमिलनाडु और केरल में तो और भी विविधता है। यहाँ के भोजन में मसालों की खुशबू और मांसाहारी व्यंजनों की भरमार है, लेकिन हर समुदाय की अपनी अलग पहचान है। कई तमिल ब्राह्मण सख्त शाकाहारी हैं, और उनके यहाँ पारंपरिक केले के पत्ते पर परोसी जाने वाली शाकाहारी थाली ही सबसे बड़ा स्वाद है। लेकिन वहीं के चेट्टियार और बाकी गैर ब्राह्मण समुदाय अपने भगवान को मांस चढ़ाते हैं। इनके त्योहारों और पूजा में मांसाहारी व्यंजनों का खास रोल है, जो परंपरा से जुड़ा है। केरल में सबरीमाला यात्रा में मांसाहार वर्जित है, और श्रद्धालु हफ्तों तक सादा सात्विक भोजन खाते हैं। लेकिन गांवों में लोक देवताओं के लिए पशु बलि आम है। यहाँ लोक परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं एक साथ चलती हैं। महाराष्ट्र और ओडिशा में भी यही मिश्रण है। कुछ समुदाय मांस नहीं खाते, तो कुछ के लिए मांसाहार त्योहारों और खास मौकों का जरूरी हिस्सा है। कुछ तो उत्सव मनाते हैं, और उनके जश्न में मटन या मछली की दावतें आम हैं। यहाँ हर त्योहार का अपना स्वाद है। साफ है, सिर्फ भूगोल से भोजन परंपराएं तय नहीं होती। एक ही राज्य में अलग अलग जाति, धर्म और परंपरा के हिसाब से खाने के नियम बदल जाते हैं। हर राज्य एक टेपेस्ट्री है, जिसमें जाति, पेशा, मौसम और इतिहास के धागे जुड़े हैं। यही विविधता भारत के भोजन को इतना अनोखा और रंगीन बनाती है। हर थाली में एक कहानी, हर निवाले में इतिहास। अब जाति और जनजातीय पृष्ठभूमि के नजरिए से देखते हैं। भारत की विविधता सिर्फ भाषा या पहनावे तक सीमित नहीं है, बल्कि खाने पीने की आदतों में भी गहराई से दिखती है।
हर गांव, हर समुदाय अपनी परंपराओं और मान्यताओं के साथ एक अलग पहचान बनाता है। हिंदू समाज जितनी विविध है, उतनी शायद ही कोई हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और न जाने कितनी जातियां, सबकी अपनी भोजन संबंधी नियमावली है। एक ही धर्म के भीतर खाने पीने को लेकर इतने अलग अलग नियम हैं कि कभी कभी लगता है जैसे हर परिवार की अपनी एक छोटी सी दुनिया है। उत्तर भारत के ब्राह्मण शाकाहार को पवित्रता और आध्यात्मिक अनुशासन मानते हैं। उनके लिए शुद्ध शाकाहार न सिर्फ धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है। पूजा पाठ, त्योहार और यहाँ तक कि विवाह में भी शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है। लेकिन बंगाल और कश्मीर के ब्राह्मण तो इस नियम को गर्व से तोड़ते हैं। बंगाली ब्राह्मणों के लिए मछली खाना शुभ माना जाता है और कश्मीरी पंडितों के लिए मटन एक खास स्थान रखता है। यह दिखाता है कि एक ही जाति के भीतर भी क्षेत्रीय संस्कृति कितना प्रभाव डालती है। क्षत्रिय यानी योद्धा जाति परंपरागत रूप से ताकत और बहादुरी के लिए मांस खाते थे। उनके लिए मांसाहार सिर्फ स्वाद या भूख नहीं, बल्कि शक्ति और वीरता का प्रतीक था। युद्ध के समय शिकार और मांस का सेवन उनकी प्रशिक्षण का हिस्सा था। राजस्थान के राजपूत अपने लाल मांस के लिए प्रसिद्ध हैं। यह व्यंजन स्वाद भी है और उनकी योद्धा संस्कृति की पहचान भी। त्योहारों और खास मौकों पर लाल मांस का भोज एक परंपरा है, जिसमें पूरा परिवार और समाज शामिल होता है। वैश्य यानी व्यापारी और शूद्र यानी श्रमिक वर्ग क्षेत्र और पेशे के अनुसार अधिक लचीले हैं। कई समुदाय मछली, चिकन, मांस सब खाते हैं। उनके लिए भोजन का चुनाव अक्सर आर्थिक स्थिति, उपलब्धता और स्थानीयता पर निर्भर करता है। यही वजह है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में एक ही जाति के लोग अलग अलग चीजें खाते हैं। जनजातीय समुदाय यानी आदिवासी की अपनी अनूठी परंपराएं हैं। जंगलों में रहने वाले ये लोग प्रकृति के बेहद करीब हैं और उनका खानपान भी इसी से जुड़ा है। उनके लिए भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। उनके लिए शिकार और मांस खाना सिर्फ अनुमति प्राप्त नहीं, बल्कि पवित्र है। शिकार के बाद सामूहिक भोज, जिसमें पूरा गांव शामिल होता है, एकता और साझेदारी का प्रतीक है। ये रिवाज पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। कई जनजातीय त्योहारों में पशु की बलि दी जाती है और फिर वह मांस सबको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक मेलजोल और सामूहिकता का भी उत्सव है। ये रिवाज ओडिशा की पहाड़ियों, झारखंड के जंगलों और उत्तर पूर्व की वादियों में आज भी जीवित हैं। यहाँ के त्योहारों में प्रकृति, पशु और इंसान के रिश्ते को विशेष महत्व दिया जाता है। तो हिंदू धर्म में भी जो एक के लिए वर्जित है, वह दूसरे के लिए उत्सव है। एक ही धर्म के भीतर इतनी विविधता है कि हर रिवाज, हर परंपरा अपने आप में अनोखी है। यही है भारतीय विविधता का आनंद और चुनौती। अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग स्वाद, लेकिन सब एक ही रंग में रंगे हुए, भारतीयता के रंग में। यही विविधता भारत को खास बनाती है और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है। अब जरा पुराने हिंदू ग्रंथों के पन्ने पलटते हैं। वेद, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने शास्त्र हैं, उनमें यज्ञों का उल्लेख है। इन पुराने रिवाजों में अग्निदेव को अनाज, दूध, घी और हैरानी की बात, पशुओं का मांस भी चढ़ाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ यानी घोड़े की बलि राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए करते थे। बकरे और घोड़े की बलियां अमीरों के बीच आम थी, लेकिन समय के साथ सोच बदली। 6ठी सदी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव से हिंदू सोच अहिंसा यानी नॉन वॉयलेंस की ओर मुड़ी। धीरे धीरे शाकाहार आदर्श बन गया, खासकर पुजारियों और विद्वानों के बीच। फिर भी पुराने वैदिक रिवाज पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। आज भी ग्रामीण भारत के कुछ मंदिरों और गांवों में इनकी झलक मिलती है। नेपाल और असम जैसी जगहों पर आज भी बड़े त्योहारों में वैदिक शैली की बलि दी जाती है, लेकिन शहरी हिंदुओं के लिए ये सब अब बीती बात है। वहां कद्दू या नारियल जैसी चीजें चढ़ाई जाती हैं। वैदिक युग हमें याद दिलाता है कि हिंदू भोजन के नियम कभी पत्थर की लकीर नहीं रहे।
समाज और समय के साथ बदलते रहे हैं। अब चलते हैं मुख्यधारा के बाहर, तंत्र और लोक पूजा की रहस्यमयी और शक्तिशाली दुनिया में, जहां परंपराएं और मान्यताएं आम हिंदू रीति रिवाजों से काफी अलग हैं। यहाँ पूजा पाठ का तरीका, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय और चढ़ावे की वस्तुएं भी अलग हैं। तांत्रिक हिंदू धर्म में, खासकर बंगाल, असम, ओडिशा और नेपाल जैसे क्षेत्रों में मांस, मछली और शराब का बड़ा महत्व है। यहाँ ये वस्तुएं सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं, बल्कि इन्हें देवी देवताओं को चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। लोक मान्यता है कि इन वस्तुओं से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों को शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद देते हैं। यहाँ काली या भैरवी जैसी शक्तिशाली देवियों को मिठाई फूल से नहीं, बल्कि पशु बलि, मछली, शराब और भारी चढ़ावे से प्रसन्न किया जाता है। बलि का अर्थ केवल हिंसा नहीं, बल्कि यह एक प्रकार की ऊर्जा का स्थानांतरण माना जाता है, जिससे देवी की शक्ति और भी जागृत होती है। मान्यता सीधी है, शक्ति को शक्ति चाहिए। देवी, जो प्रकृति की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी शक्ति मानी जाती हैं, सब कुछ स्वीकार करती हैं। मांस, मछली, शराब और यहाँ तक कि मानवीय भावनाएं भी। यह पूजा केवल डर या लोभ से नहीं, बल्कि प्रकृति की शक्तियों के साथ संतुलन बनाने के लिए की जाती है। भारत के गांवों में भी ऐसे ही लोक रिवाज मिलते हैं, जहां तीज त्योहारों और मेलों में देवी देवताओं को मांस, मछली और शराब चढ़ाना आम बात है। ये परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं और गांव की सामूहिक पहचान का हिस्सा बन चुकी हैं। तमिलनाडु, आंध्र और महाराष्ट्र के गांवों में ग्राम देवता को पशु बलि दी जाती है। यहाँ बलि केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि गांव की सुरक्षा, फसल की अच्छी पैदावार और बुरी शक्तियों से बचाव के लिए भी दी जाती है। रिवाज के बाद मांस को प्रसाद की तरह सभी में बांट दिया जाता है। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि समुदाय में एकता, भाईचारे और साझा आस्था का प्रतीक है। सभी मिलकर खाते हैं, जिससे सामाजिक दूरी भी कम होती है। यह प्रथा जनजातीय क्षेत्रों में तो और भी मजबूत है, जहां भोजन, आस्था और त्योहार एक दूसरे में घुले मिले हैं। यहाँ हर त्योहार, हर पूजा और हर सामूहिक आयोजन में मांस और मछली का विशेष स्थान है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है। कुछ गैर ब्राह्मण जातियों में भी भोजन की पवित्रता को लेकर इतना सख्त नियम नहीं है। यहाँ भोजन को केवल शुद्ध अशुद्ध के नजरिए से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव के रूप में देखा जाता है। यहाँ ध्यान समुदाय, साझा करने और पूर्वजों व प्रकृति की पूजा पर है। यह पूजा पाठ केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और परंपरा का उत्सव भी है। भारत के कई हिस्सों में श्राद्ध या पूर्वजों की पूजा के समय मछली और मांस आवश्यक माने जाते हैं। मान्यता है कि पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने के लिए ये चढ़ावे अत्यंत आवश्यक हैं और इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ये रिवाज आलोचना के बावजूद टिके हुए हैं और यह दिखाते हैं कि हिंदू धर्म केवल वेद पुराण या मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि स्थानीय रिवाजों, विविधता और सांस्कृतिक मेलजोल का भी उतना ही बड़ा हिस्सा है। यही विविधता इसे और भी जीवंत और अनूठा बनाती है।